बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह हदीस सही की तारीफ़ करते हैं और आप फरमाते हैं अल हदीसुस सहीह हुवा मा दारा अला अदलिन मुत्क़िनिन वत्तसला सनदुहु फ़इन काना मुरसलन फ़फ़िल इहतिजाज बिही इख्तिलाफ़। कि हदीस सही वो हदीस होती है जिसका दारो मदार आदिल रावी पर होता है, जो कि मुतक़िन हो, यानी अपनी रिवायत को महफूज करने वाला, उसका ज़ाब्ता ठीक होना चाहिए, उसकी मेमोरी ठीक होनी चाहिए। वत्तसल सनदुहु, और उसकी सनद मुत्तसिल हो। आगे आप फरमाते हैं फ़इन काना मुरसलन फ़फ़िल इहतिजाज बिही इख्तिलाफ़, और अगर वो रिवायत मुरसल है, यानी मुरसल से मुराद ये है कि अगर उसके अंदर ताबई बग़ैर सहाबी का नाम लिए क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्टली हदीस रिवायत कर रहा है, तो इसको कबूल करने में इख्तिलाफ़ है। अब वो इख्तिलाफ़ क्या है और उसमें से कौन सी बात सही है और किसके ऊपर मुतक़द्दिमीन का अमल नज़र आता है, वो इंशाल्लाह हम जब मुरसल की बहस शुरू करेंगे तो उस वक्त उस पर बात करेंगे। इसके बाद आप तीन शराइत का जिक्र करने के बाद आप फरमाते हैं वज़ादा अहलुल हदीस, और जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने इसके ऊपर दो मज़ीद शराइत का इजाफ़ा किया है जो हदीस की ऑथेंटिसिटी, हदीस की सेहत के लिए जिसकी ज़रूरत है। एक है सलामतहु मिनश्शुज़ूज़ वल इल्ला, वो रिवायत शाज़ ना हो और उसके अंदर किसी किस्म की इल्लत ना हो। वफ़ीहि नज़रुन अला मुक़्तदा नज़रिल फ़ुक़हा फ़इन्न कसीर मिनल इल्लि यअबूनहा। आगे आप फरमाते हैं कि हाँ, लेकिन जो फ़ुक़हा हैं वो इससे एग्री नहीं करते इन दो शराइत के ऊपर, क्योंकि बहुत सी ऐसी अहादीस हैं जिसको मुहद्दिसीन मालूल करार देते हैं, उसमें कोई डिफ़ेक्ट ज़िक्र करते हैं, लेकिन फ़ुक़हा जो है उसको डिफ़ेक्ट शुमार ही नहीं करते सिरे से। तो इसके ऊपर इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस सही को डिफ़ाइन करते हुए जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं वो आप सामने रखती हैं, और ये ज़िक्र किया है कि टोटल 5 शराइत हैं, जिनमें से 3 शराइत का होना ज़रूरी है और 2 चीज़ों की नफ़ी ज़रूरी है। रावी आदिल हो, रावी का हाफ़ज़ा कवी हो और सनद मुत्तसिल हो। इन 3 चीज़ों का इस्बात आपको चाहिए, और 2 चीज़ों की नफ़ी, यानी रिवायत में इल्लत ना हो और रिवायत मालूल ना हो, यानी उसके अंदर कोई डिफ़ेक्ट ना हो। तो जब ये 5 कंडीशंस पूरी हो जाएं तो तब हम कहते हैं कि कोई रिवायत सही है। इन कंडीशंस को पूरा करना ये बड़ा वाज़े रहे कि आसान काम नहीं है। एक एक कंडीशन को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए होता है इंसान को, एक अच्छा खासा मुताला चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद जाकर ये चीज़ें समझ आना शुरू होती हैं। हदीस के सही होने के लिए इन 5 शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो हम रिवायत के ऊपर सेहत का हुक्म नहीं लगा सकते, और इन शराइत को समझना ज़रूरी है। इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, ख़ास तौर पर जब हम किसी रिवायत को शाज़ डिक्लेयर करते हैं या जब किसी रिवायत को हम मालूल डिक्लेयर करते हैं कि इसके अंदर कोई हिडन डिफेक्ट है या अपरेंट डिफेक्ट है, वो बहुत मुश्किल काम है। आजकल के दौर में जब हमें नज़र आता है कि हर बंदा ही जब हदीस को सही या ज़ईफ़ कर रहा होता है तो वो इन 5 शराइत को अपने सामने नहीं रखता, क्योंकि वो इनको समझने की अक्सर लोग तो अहलियत भी नहीं रखते, क्योंकि इसको समझना कोई आसान काम नहीं है। सालों की ट्रेनिंग इसके ऊपर चाहिए होती है, तब आपको जी जाके 5 शराइत कमा को समझ आती हैं। वो सिर्फ पहली 3 के ऊपर रिलाय कर लेते हैं कि चेक कर लेंगे कि रावी ठीक है, उसका हाफ़ज़ा ठीक है और सनद मुत्तसिल है, वो कहेंगे रिवायत सही है। नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। जब तक आप इसके ऊपर 2 मज़ीद शराइत का इजाफा नहीं कर लेते कि रिवायत शाज़ नहीं होनी चाहिए और रिवायत मालूल नहीं होनी चाहिए, तब तक हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि कोई रिवायत सही है। मैं साथ साथ ये भी बयान करता चलूँ कि सही और हसन की जो तारीफ़, जो एक डिस्टिंक्शन, जो इसके दरमियान जो फ़र्क हमें नज़र आता है, जो बात की कुतुब में किया जाता है कि एक हदीस सही होती है फिर एक हसन होती है, ये अर्ली मुहद्दिसीन के यहाँ मौजूद नहीं था। वो जब किसी हदीस को सही कहा करते थे तो उससे मुराद हर वो हदीस होती थी जो काबिल कबूल हो, उसको ये सही कहते थे। चाहे वो लेटर मुहद्दिसीन की डेफिनेशन के मुताबिक सही के दर्जे पे पहुँचे, सही लिगैरी ही हो, हसन लिज़ाती ही हो, या वो हसन लिगैरी ही हो, उसको ये लोग सही ही शुमार किया करते थे। तो इस फ़र्क को ज़हन में रखना है। ये चीज़ बड़ी क्लियर रहे कि डेफिनेशंस इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि किसी की क्या तारीफ़ है, बल्कि उस माना को समझें कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस तारीफ़ को अप्लाई किया जा रहा है। अगर आपको
نیچے اس کی جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھ آ گیا ہے نا، اس کی ورکنگ میکنزم سمجھ آ گیا کہ کوئی چیز اندر سے کام کس طریقے سے کر رہی ہے، اب آپ اس کو جو مرضی نام دیتے پھریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔